में आज हम बात करने वाले हैं पीरामल फार्मा के मैनेजमेंट से। आज कंपनी की लिस्टिंग हुई है। पीरामल फार्मा की अनुमान के मुताबिक लिस्टिंग हुई है। एनएसई पर 200 रुपये पर यह शेयर लिस्ट हुआ। पीरामल एंटरप्राइजेज से डीमर्ज होने के बाद शेयर की आज लिस्टिंग हुई। तो मैनेजमेंट से अब जानेंगे कि आगे की क्या योजनाएं हैं। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, अजय पीरामल जी जो पीरामल एंटरप्राइजेज के चेयरमैन हैं, और नंदिनी पीरामल जी जो पीरामल फार्मा की चेयरपर्सन है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। अजय जी, आपसे मैं करना चाहूँगा शुरुआत। पिछले 1-2 साल हमने देखा कि काफ़ी कोविड की वजह से कुछ मुश्किल बने रहे थे। आपने भी रिस्ट्रक्चरिंग काफ़ी हद तक की थी। आने वाले समय में आज अब लिस्टिंग हो गई है पीरामल फार्मा की, आपका क्या प्लान्स हैं, क्या विजन है पीरामल फार्मा को लेकर? देखेंगे तो ये 2 साल में ऐसे कोविड के कारण काफ़ी ऐसे ऑब्स्टिकल्स आए थे, लेकिन बहुत प्रोग्रेस भी हुई है। अगर पहले तो देखिए 2020 में हमने इस कोविड के समय में फंडिंग रेस की कार्लाइल के साथ, जब उनका वैल्यूएशन $2.7 बिलियन किया, तो एक बड़ी चीज़ थी। पूरा फार्मा बिजनेस को एक सब्सिडरी में कर दिया। इस टाइम में 3 एक्विजिशंस भी किए थे, उसमें एक यूएस में था और 2 एक्विजिशंस इंडिया में थे। इसके अलावा ये लिस्टिंग का भी प्रोग्राम हो गया था और काफ़ी ऑर्गेनिक एक्सपेंशन भी हो रहा है। तो इस समय में हमने काफ़ी कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ाया है, क्योंकि ऑर्डर्स की जो बुक है, ऑर्डर बुक अच्छी हो रही है। कोविड के समय में पहले तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल जेनेरिक का बिजनेस था, उसमें दिक्कत हुई क्योंकि हॉस्पिटल्स में जो सर्जरीज थी, और हमारा ये बिजनेस पूरा ग्लोबल बिजनेस है, उसमें सर्जरीज कम बंद हो गई थी और इसलिए थोड़ा इफेक्ट हुआ था। दूसरा ये भी था कि जो कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग का जो बिजनेस है, उसमें काफ़ी सप्लाई चेन के इश्यूज हो गए थे और लोगों का जो लोअर लेवल्स पे ये टर्नओवर भी बढ़ गया था। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये सब दिक्कतें पीछे आ रही है और कोविड के कारण एक दूसरा भी फ़ायदा हुआ है, जो भारत को भी हुआ और हमें भी हुआ है, कि अब सभी कस्टमर्स जो ग्लोबल कस्टमर्स हैं वो देख रहे हैं कि चाइना के पूरा डिपेंडेंट नहीं है। दूसरी भी इंडिया, इसलिए फार्मास्यूटिकल्स में इंडिया की स्ट्रेंथ है, तो उसमें भी वो इस तरफ अपने इंडिया की ओर देख रहे हैं। तो ओवरऑल मुझे लगेगा कि बैलेंस्ड हुआ है, लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हुआ है, शॉर्ट टर्म में कुछ चैलेंजेस थे। अपने शॉर्ट टर्म में कुछ चैलेंजेस जरूर थे, लेकिन लॉन्ग टर्म में पिक्चर इतनी खराब नहीं दिख रही है। आपने अजय जी करीब 15% रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। एबिटा यहाँ पर आपकी 25 से 28% बढ़ती हुई दिखेगी अगले 3 से 5 साल में। इस तरह का गाइडेंस आपकी कंपनी की तरफ से दिया गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन से वो वर्टिकल होंगे जो इस ग्रोथ को ड्राइव करेंगे? ये तीनों वर्टिकल्स में ग्रोथ होगा। आज आप देखेंगे परसेंटेज वाइज तो ओटीसी में ज़्यादा ग्रोथ लग रहा है, क्योंकि बेस छोटा था, लेकिन उसमें भी ग्रोथ है। जो सीडीएमओ बिजनेस है उसमें भी ग्रोथ है। जैसे मैं कस्टमर देख रहा हूँ कि जैसे उनका इंटरेस्ट हो रहा है, और हॉस्पिटल जेनेरिक्स में भी रिकवरी हो रही है कोविड के बाद में, तो तीनों में ही ग्रोथ रहेगी। ओके, एक सवाल और पूछूंगा अजय जी आपसे, फिर नंदिनी जी से सवाल करते हैं। वो ये कि 10,000 करोड़ का आपने जो रेवेन्यू टारगेट दिया है वित्त वर्ष 2025 तक, फाइनेंशियल ईयर 25 तक, वो अचीवेबल है आपको लगता है? देखिए, मार्जिन्स का तो हमने कहा है कि 3 से 5 साल में होगा, और ये ग्रोथ रेट जो 15% की है वो तो होनी चाहिए। ओके, नंदिनी जी आपसे मैं जानना चाहूंगा कि अब लिस्टिंग हो गई है पीरामल फार्मा की, आगे क्या प्लान है? किस तरह से आप कैपेसिटी एक्सपेंशन करना चाहते हैं? क्या इन्वेस्टमेंट के प्लान आपने किए हैं? कोई इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन के प्लान्स हो, अगर आप वो शेयर कर सकें। अच्छा, हम लास्ट 2 साल में हमने बहुत ऑर्गेनिक ब्राउनफील्ड कैपेक्स किया है, और फिर कंटिन्यूइंग 1200 करोड़ का कैपेक्स करेंगे नेक्स्ट 18 to 24 मंथ्स में। तो
और हमने वैल्यूएशंस हमने सिंस 2020 हमने 3 एक्विजिशन किए हैं, 2 CDMO में, 1 कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल जेनेरिक्स में, और एक्चुअली 2 ब्रांड के भी किए हैं। तो सब सेक्टर में हम एक्विजिशन के लिए देख रहे हैं। वैल्यूएशन पहले तो स्ट्रैटेजी हैज़ टू बी राइट, वो जो इट हैज़ टू फिट इन विद द स्ट्रैटेजी एंड जो भी प्लान है हमारे पास, और फिर वैल्यूएशन भी ठीक होना चाहिए so that we can give value to return to shareholders. So for us हम बहुत डिसिप्लिन्ड है वैल्यूएशन में कि देखते हैं कि जो प्राइस राइट होते हैं तो और वैल्यू शेयर होल्डर्स का क्रिएट करते हैं फिर ही करेंगे। जी, आपका जो CDMO बिजनेस है उसमें एट्रिशन एक बड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही थी पिछले कुछ दिनों में, जो डेटा सामने आया है। आपको लगता है वो सिचुएशन अब स्टेबलाइज हो गई है? कोविड के कारण में बहुत वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग हुआ था, और फिर तो जो भी एनीवन हु वाज एक्सपीरियंस्ड इन फार्मा मैन्युफैक्चरिंग got taken up there. Since then we have hired a lot more new people and we've seen that attrition stabilize as the new people have settled in. So abhi we should see it fall. ओके, एक आखिरी सवाल पूछूंगा नंदिनी जी। कार्लाइल आपका एक बड़ा इन्वेस्टर है, उन्होंने यहाँ पर करीब 20% के आसपास तक के लिए इन्वेस्ट किया है। कोई एग्जिट प्लान उन्होंने आपके साथ शेयर किया हो? अभी तक कार्लाइल इज वेरी हैप्पी विद अस एंड अभी तो एग्जिट प्लान का कोई बात नहीं किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नंदिनी जी और अजय जी आज समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पीरामल फार्मा की आज हुई है लिस्टिंग और कंपनी के मैनेजमेंट आपको बता रहे हैं कि सिचुएशन आगे बेटर होती दिख रही है, एट्रिशन स्टेबलाइज हो गया है, ग्रोथ जो है वो 10 से 15% के आसपास तक की रह सकती है। लेकिन स्टॉक आज हमने देखा कि जब लिस्ट हुआ उसके बाद 5% के लोअर सर्किट पर लगा है। क्या करना चाहिए, क्या व्यू बनता है? अब मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं मेरे, मयूरेश जोशी जी करते हैं स्वागत। मयूरेश, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटीना स्वदेश पर। आज लिस्टिंग हो गई है पीरामल हेल्थ पर, क्या कॉल है फिलहाल आपका? नहीं, थोड़े दिन के लिए आई थिंक गुड आफ्टरनून इन द फर्स्ट प्लेस। नहीं, थोड़े दिन के लिए स्टॉक थोड़ा वॉलेटाइल रह सकता है बिकॉज ये रीलिस्ट हुआ है और देखना चाहिए कि डिमांड सप्लाई डायनामिक्स कैसे हैं। हाउएवर बेस्ड प्योरली ऑन नंबर्स, आई थिंक जो प्री कोविड में इसकी एक मार्केट कैप की एक वैल्यूएशन थी 18,000 करोड़ और जो लिस्टिंग का एक मार्केट कैप आया है 24,000 करोड़, अगर आप टॉप लाइन देखें फॉर द ग्रुप कंसिडरिंग इट्स ग्रोथ इन फॉर्मुलेशन एंड एपीआई बोथ, रेवेन्यू ग्रोथ पिछले 8 से 10 वर्षों में 13% का रहा है ऑन अ कंपाउंडेड बेसिस विद EBITDA मार्जिन स्टेइंग स्ट्रांग एट 18%। मैं मैनेजमेंट को सुन रहा था, मैनेजमेंट की आई थिंक उम्मीद ये है कि 19 से 20% तक EBITDA मार्जिन मेंटेन करे, जो पीयर सेट के हिसाब से आई थिंक काफी स्टेबल और अच्छे नंबर माने जाएंगे। बट इफ यू प्योरली लुक फ्रॉम अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव, वो 225-230 यानी 225 से 240 के रेंज में ये ट्रेडेड ऑलमोस्ट एट 17-18 टाइम्स फॉरवर्ड EV EBITDA, विच इज अ लिटिल बिट ऑन द हायर साइड अगर आप मीन एवरेजेस देखें एक सेक्टर के लिए भी एंड फॉर द कोर स्टॉक इटसेल्फ। तो मुझे लगता है थोड़ा रीएडजस्टमेंट चल रहा है अभी लिस्टिंग के हिसाब से, थोड़े दिन देने चाहिए सेटल होने के लिए। बट ऑब्वियसली जो डायनामिक्स है बोथ इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन ग्रोथ मार्जिन्स, ये काफी बेहतर है कंपेयर टू पीयर्स। ओके, तो यानी कि स्टॉक को थोड़ा सेटल होने का समय देना चाहिए। हमने देखा कि आज जब लिस्टिंग हुई उसके बाद ये स्टॉक नीचे गया, लेकिन थोड़ा समय दीजिए। ब्रॉडली अगर हम बड़ी बात करें और लॉन्ग टर्म की बात करें तो कंपनी बेटर दिखाई दे रही है, इसमें अपॉर्चुनिटीज आगे जरूर मिलेंगी। बहुत शुक्रिया मयूरेश हमारे साथ जुड़कर ये स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। चलिए, कॉर्पोरेट कनेक्शन में